हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदारा स्वागत करता हूं आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में भी अपन जो पढ़ रहे हैं, जो अपनी पिछली क्लास थी, पिछली क्लास से हैं जो अपन ने इस सीरीज को प्रारंभ किया था, वो कौन सी है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, भारत के संविधान निर्माण की कहानी को अपन पढ़ रहे हैं। और इसी सीरीज में जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 है जो आज का है जो अपना बिंदु रहने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहां से प्रश्न है जो दोस्तों लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को दोस्तों। और आज का है जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज व्यवस्था की ये बुक है जो आप सभी को खरीद लेनी है, सभी को परचेज है जो कर लेनी है। पीएसआई और आरएएस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सिखवाल टीम द्वारा ये बेहतरीन बुक है जो तैयार की गई है दोस्तों। और इस बुक की खास बात क्या है दोस्तों? इस बुक का व्याख्यात्मक हल दोस्तों एप्लीकेशन पे है जो सिखवाल टीम द्वारा करवाया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आज के दिन का। आंसर देते रहिएगा दोस्तों। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो आंसर देते रहेंगे, क्लास को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो उन्हें है ही दोस्तों। अब प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में, अच्छा इसको प्रश्नों पे आने से पहले एक बार अपन क्या करते हैं, 1919 का अधिनियम तो कल की क्लास में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था, थ्योरी भी देख ली थी और उसकी पृष्ठभूमि वगैरह सब समझ लिया था। अब एक बार प्रश्न उत्तर पे आने से पहले अपन क्या करते हैं, 1935 अधिनियम की पृष्ठभूमि को है जो जान लेते हैं कि आखिर 1935 का ये अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लाया क्यों गया, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों अपन ने कल पढ़ा था 1919 वाला अधिनियम। 1919 वाले अधिनियम में क्या व्यवस्था थी? 1919 वाले अधिनियम में व्यवस्था थी कि इसकी 10 वर्षों बाद, कितने समय बाद दोस्तों? 10 वर्षों बाद है जो समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी दोस्तों? समीक्षा है जो की जाएगी। कितने समय बाद? 10 वर्षों बाद 1919 वाले अधिनियम की समीक्षा करने का प्रावधान किया गया। परंतु दोस्तों हुआ क्या था? जो 1919 अधिनियम के तहत द्वैत शासन है जो स्थापित किया गया था, कहां पे? राज्यों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था, वो अपने असफल हो गया। वो तो असफल हो गया। और दोस्तों भारतीय जो उतनी स्वायत्ता से खुश हुए नहीं थे, उन्हें जो अधिक स्वायत्ता की जरूरत महसूस हो रही थी, तो भारतीय स्वायत्ता की मांग कर रहे थे। द्वैत शासन असफल हो गया था। तो इस स्थिति में क्या हुआ? इस स्थिति में 10 वर्ष से पहले ही दोस्तों, 10 वर्षों से पहले ही 8 नवंबर, कब दोस्तों? डेट इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर 1927 को क्या किया गया दोस्तों? साइमन कमीशन का है जो गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में है जो इस कमीशन का गठन किया गया। क्यों किया गया? 1919 वाले अधिनियम की समीक्षा करने हेतु। कितने सदस्यीय आयोग था दोस्तों? ये है जो दोस्तों 7 सदस्यीय आयोग था। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य हैं जो इसके सदस्य थे। इस आयोग का गठन किया गया और ये आयोग दोस्तों कब? 3 फरवरी, कब दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को है जो भारत आता है। कहां पे आता है? ये है जो 3 फरवरी 1928 को भारत है जो इसका आगमन होता है। और भारत में इस कमीशन का घोर विरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो 7 सदस्य थे ना, सातों के सातों कौन थे दोस्तों? सातों के सातों हैं जो अंग्रेज अधिकारी थे। इसलिए इसे दोस्तों श्वेत आयोग भी कहा गया। किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया भारतीय अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। इस कारण है जो दोस्तों इस अधिनियम का घोर विरोध हुआ, इस आयोग का घोर विरोध हुआ। सभी दलों ने विरोध किया और इसी कमीशन का विरोध करते हुए साइमन वापस लौटो का नारा लगाते हुए 30 अक्टूबर, कब दोस्तों? 30 अक्टूबर 1928 को है जो दोस्तों लाहौर में, कहां पे दोस्तों? लाहौर में लाला लाजपत राय की है जो दोस्तों पुलिस लाठीचार्ज में क्या होती है? हत्या है हो जाती है, मृत्यु है जो हो जाती है। और लाला लाजपत राय का वो कथन भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, कौन सा? कि मेरे शरीर पे
पड़ी एक एक अंग्रेज की लाठी इस अंग्रेज साम्राज्य की ताबूत में अंतिम कील है जो साबित होने वाली है। विरोध के दौरान क्या होता है, लाला लाजपत राय का है जो देहांत हो जाता है और इस उग्र विरोध स्वर को देख करके दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी, मतलब अंग्रेजों का उस समय का भारत सचिव कौन था उस समय का, आपके ब्रेकनहेड साहब हैं जो भारत सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को एक है जो चैलेंज दिया कि आप हैं जो 1919 अधिनियम का साइमन कमीशन का इतना विरोध कर रहे हो, तो आप एक ऐसा संविधान बना के बताओ जो सभी को है जो मंजूर हो। ब्रेकनहेड की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दोस्तों क्या किया गया, नेहरू कमेटी का है जो गठन किया गया। नेहरू कमेटी का गठन कब किया गया दोस्तों, अगस्त 1928 को गठन है जो किया गया। नेहरू कमेटी ने दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बात कही। इस बात पे जिन्ना साहब भड़क गए, जिन्ना साहब ने जो उसे स्वीकार नहीं किया, तो ब्रेकनहेड ने कहा कि आपको ऐसा संविधान बनाना था जो सभी को स्वीकार हो। यहाँ पे है जो जिन्ना और इनको स्वीकार नहीं है, तो आपका है जो दोस्तों नेहरू कमेटी का जो संविधान है वो खारिज हो जाता है। और नेहरू कमेटी के जवाब में ही दोस्तों जिन्ना ने कब दोस्तों, मार्च 1928 में, कब दोस्तों, मार्च 1928 में क्या किया, जिन्ना साहब ने एक 14 सूत्री मांग पत्र है जो पेश किया था। यह भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान में रखना। नेहरू कमेटी के विरुद्ध में, नेहरू समिति जो थी उसके विरोध में जिन्ना ने क्या किया, 14 सूत्री मांग पत्र पेश किया। कब किया, मार्च 1928 को है जो किया था। अब नेहरू समिति भी आ गई, जिन्ना का 14 सूत्री मांग पत्र भी आ गया, इसके बाद भी बात नहीं बन रही थी। फिर है जो आखिर में जाकर के दोस्तों 30 मई, कब दोस्तों, 30 मई 1930 को ये जो साइमन कमीशन आया था भारत, 3 फरवरी 1928 को इस साइमन कमीशन ने क्या किया, फाइनली अपनी रिपोर्ट है जो पेश की। और इस रिपोर्ट में साइमन कमीशन ने क्या कहा दोस्तों, कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए। द्वैत शासन है जो सफल नहीं हुआ है। 1919 अधिनियम के तहत जो द्वैत शासन स्थापित किया गया था ना, उस संबंध में कहा गया कि द्वैत शासन है जो सफल नहीं हुआ है। और इसी रिपोर्ट के आधार पे दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कितने राउंड टेबल सम्मेलन होते हैं, कितने, 3 होते हैं। कब कब होते हैं दोस्तों, कब कब होते हैं, एक तो 1930 में होता है, एक 1931 में होता है, एक 1932 में होता है। कहां होता है ये राउंड टेबल सम्मेलन, ये है जो दोस्तों लंदन में है जो आयोजित किया जाता है। इन 3 राउंड टेबल कमेटी की रिपोर्ट के बाद दोस्तों एक श्वेत पत्र है जो जारी किया जाता है 1933 में। उसी श्वेत पत्र के आधार पे दोस्तों, अगस्त, कब दोस्तों, अगस्त 1935 को है जो ये 1935 वाला अधिनियम है जो पारित किया जाता है, जिसके अंदर दोस्तों 321 अनुच्छेद हैं, 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। ये सभी हैं जो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि समझने के बाद अब है जो अपन इसके प्रश्न उत्तर पे आते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट प्रश्न क्या था, फर्स्ट प्रश्न था ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात है जो किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात, संघीय सरकार की दिशा में पहला कदम तो 1919 वाला अधिनियम था, परंतु जहां पे संघीय सरकार के फॉर्मूले को लागू किया गया वो कौन सा था दोस्तों, 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी विकल्प है जो यहां सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। ये ऐसा पूछना चाह रहा है
कि भारत क्या हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने में कितने समय लग गए, 3 वर्ष के करीब समय लग गए, 3-3.5 साल लग गए। तो इन 3.5 सालों में किसके द्वारा है जो भारत सरकार का शासन चलाया गया, वो कौन सा अधिनियम था दोस्तों, वो अधिनियम था दोस्तों 1935 के अधिनियम के अनुसार है जो यह शासन चलाया गया। जब तक संविधान नहीं बना तब तक यही है जो संविधान के रूप में काम कर रहा था, और इसी अधिनियम का भारत के संविधान पे सर्वाधिक असर है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि 2/3 भारत का जो अपन संविधान अपन वर्तमान में देखते हैं उसका 2/3 भाग है जो कौन से अधिनियम से प्रेरित है, आपके 1935 वाले अधिनियम से प्रेरित हैं। तो भारत के संविधान के स्रोत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, 1935 वाले अधिनियम की है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सी विकल्प है जो सही हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य कथन का है जो यहाँ पे चयन करना है। कौन से कथन का, असत्य कथन का। क्या है पहला कथन, अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन दर्शाती थी। आज अपन देखते हैं ना दोस्तों, भारत के संविधान की शेड्यूल नंबर 7 में है ना, अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, किसके मध्य किया गया है, केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। उसी तरीके से 1935 वाला जो अधिनियम था उसकी भी 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया था। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, इसमें तो गलत नहीं है कुछ भी। केंद्रीय सूची में 59 विषय थे। क्या केंद्रीय सूची में 59 विषय थे दोस्तों उस समय? बिल्कुल थे दोस्तों, केंद्रीय सूची में 59 विषय थे। प्रांतीय सूची में 36 विषय थे। 36 नहीं थे, कितने थे दोस्तों उस समय है जो विषय थे प्रांतीय सूची में, 54 विषय हैं जो प्रांतीय सूची में रखे गए थे। कितने दोस्तों, 54। क्या कह रहे हैं, पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है पूरी स्क्रीन पे? टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन रहेगा कि विकास जी चौधरी जो बात कह रहे हैं उस पर गौर फरमाया जाए। तो यहाँ पे क्या था, अधिनियम की अनुसूची 7 में बिल्कुल विभाजन था। केंद्र के विषय 59 थे, प्रांतों में 36 नहीं थे, कितने थे, 54 थे। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई थी। यह भी है जो सही बात है, यह सही है। यहाँ पे असत्य पूछा था तो सी विकल्प है जो सही हो जाता है। विभाजन कुछ इस प्रकार से था दोस्तों, संघ सूची की बात करें तो संघ को है जो कितने विषय थे, 59 थे। राज्य सूची में कितने विषय थे दोस्तों, 54 थे दोस्तों। और समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे 1935 में, 36 विषय हैं जो समवर्ती सूची में रखे गए थे। यदि वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें विषयों का बंटवारा कैसे है, तो संघ की बात करें तो कितने हैं वर्तमान में, 98 हैं। राज्य सूची की बात करें तो कितने विषय हैं दोस्तों, राज्य सूची में है जो दोस्तों 59 विषय हैं। और यदि बात करें समवर्ती सूची की तो कितने विषय हैं, 52 विषय हैं जो वर्तमान में है। ये बात 1935 की है, ये बात है जो वर्तमान की है। वर्तमान में जो 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पे सी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा, सी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधि में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था। पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व जो दोस्तों आपके 1919 वाले अधिनियम से हैं, जो 1919 से नहीं 1909 वाले अधिनियम से जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था उसका दोस्तों 1919 में भी विस्तार किया गया, फिर 1935 में भी इसका विस्तार है जो किया गया। 1909 में क्या था, 1909 में है जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को है जो पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था। फिर 1919 में इसका विस्तार किया गया और क्या किया, मुस्लिमों के अलावा दोस्तों यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों, आपके ईसाइयों, इनको भी है जो पृथक निर्वाचन है जो प्रदान किया गया। फिर 1935 में फिर इस निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों
के अलावा दोस्तों दलितों को भी है जो पृथक निर्वासन प्रदान किया गया। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि किन्हें स्थान नहीं दिया गया था, तो मुस्लिमों को दिया गया था दोस्तों, सिखों को भी दिया गया था, एंग्लो इंडियन को भी दिया गया था, परंतु फारसियों को है जो पारसियों को नहीं दिया गया था। इसके स्थान पे किसे दिया गया था दोस्तों, दलितों को है जो पृथक निर्वासन दिया गया था। यहाँ पे है जो दोस्तों सी विकल्प है जो सही हो जाता है। कौन सा, सी विकल्प यहाँ सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये है जो आपको बताना है कि कौन से कथन है जो सही हैं। सही कथनों का जो पहचान करनी है। इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। क्या ये बात सही है दोस्तों? ये बात दोस्तों बिल्कुल सटीक है। इसमें क्या प्रावधान था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, किससे मिलके होगी दोस्तों, ब्रिटिश भारत है ना, ब्रिटिश भारत के वो 11 प्रांत और देसी रियासतें, कौन सी दोस्तों, देसी रियासतों से मिलकर के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। क्या ये संघ स्थापित हो पाया था? नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों के बारे में तो कहा गया कि इन्हें संघ में शामिल होना अनिवार्य है, परंतु देसी रियासतों को है जो इस संघ में शामिल होना है या नहीं होना उनकी इच्छा पे छोड़ दिया गया। तो देसी राजाओं ने इच्छा क्या हुई देसी राजाओं की कि हम है जो संघ में शामिल नहीं होंगे, तो देसी राजा शामिल नहीं हुए, देसी रियासतें शामिल नहीं हुई, तो ऐसा है जो अखिल भारतीय संघ गठित तो नहीं हुआ, परंतु उसकी परिकल्पना है जो दोस्तों की गई थी। विकास जी का है जो सही आंसर आ रहा है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कथन देखते हैं, 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई और वो व्यवस्था तभी लागू हो सकती थी जब दोस्तों देसी रियासत हैं जो इसके लिए राजी हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है। भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 अधिनियम के तहत था। दोस्तों भारत में केंद्र सरकार का संविधान क्या वही रहा जो 1919 में था? 1919 में तो दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन था, केंद्र में था ही नहीं, परंतु 1935 में क्या किया गया, प्रांतों में जो द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया, मतलब केंद्र में है जो नया संविधान स्थापित किया गया। ये बात गलत हो जाती है दोस्तों। 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तनीय रही। क्या ये सही बात है? ये बात दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। तो सही कौन कौन सा हो जाता है? सही हो जाता है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहां पे है? 1, 2 और 4 सी विकल्प में है। सी विकल्प है जो यहां दोस्तों सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि यह यंत्र था, मतलब यह एक मशीन थी जिसके अवरोधक मतलब ब्रेक्स शक्तिशाली थे किंतु इंजन नहीं था, मतलब बिना इंजन की गाड़ी है जो किसने कहा था 1935 के अधिनियम को? तो बिना इंजन की गाड़ी कहने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये सेंटेंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके ब्रेक तो ठीक ठाक अवस्था में है परंतु इंजन ही नहीं है। जब इंजन ही नहीं तो गाड़ी किस काम की? और दोस्तों सी राजगोपालाचार्य ने कहा था कि जो पुराना नया द्वैत शासन है वो पुराने द्वैत शासन से ही बदतर है। और जिन्ना ने तो यहां तक कहा था कि ये अधिनियम तो दोस्तों पूरा है जो क्या है, सड़ा हुआ अधिनियम है। और मदन मालवीय का भी है दोस्तों सेंटेंस पूछा जाता है। मालवीय साहब ने कहा था दोस्तों ये अंदर से बिल्कुल खोखला अधिनियम है। तो 1935 अधिनियम की आलोचना भी भारतीय नेताओं द्वारा भरपूर की गई दोस्तों। तो यहां पे है जो डी विकल्प सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, किसने 1935 अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी? तो दास्ता का घोषणा पत्र कहने वाले व्यक्ति भी कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ही थे। यहाँ पे ए विकल्प है जो सही हो जाता है। कौन सा? ए विकल्प है जो सही हो जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत शासन अधिनियम
1935 के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कौन से कथन हैं जो सही हैं, ये अपन को पता लगाना है। इस अधिनियम में 110 धाराएं थी। क्या 110 धाराएं थी? नहीं थी। कितनी धाराएं थी इस अधिनियम में दोस्तों? 321 तो धाराएं थी, मतलब अनुच्छेद थे। और क्या था दोस्तों? इस अधिनियम में 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी और 14 परिशिष्ट यानी के भाग थे। तो इस प्रकार से ये तो गलत हो जाता है। 12 भी अनुसूचियां नहीं थी, कितनी? 10 अनुसूचियां हैं जो थी दोस्तों। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय अधिनियम में ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों इकाइयों को सम्मिलित रूप से शामिल करना था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। मैंने आपको अभी बताया कि इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की कल्पना की गई जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को शामिल होना था। ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों को शामिल होना अनिवार्य नहीं था, उनकी इच्छा पे था। तो उनकी इच्छा हुई नहीं तो वो शामिल हुए नहीं, तो ये संघ है जो बना नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे ये तो क्या है? ये भी है जो सही हो जाता है। अधिनियम में केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों में, संघ सूची और प्रांत सूची में किया गया। अधिनियम में शक्तियों का विभाजन किया गया था। कौन सी अनुसूची में किया गया था? अनुसूची नंबर 7 में किया गया था। क्या 2 सूचियों में किया गया था? नहीं, 3 सूची थी। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये गलत हो जाता है। ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। क्या अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई? बिल्कुल दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां हैं जो किसे दी गई? गवर्नर जनरल को हैं जो प्रदान की गई। तो ये सही है, 2 सही है और 4 सही है। 2 और 4 मतलब बी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा? बी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसी शक्तियां जो न तो समवर्ती सूची में लिखी हुई थी, न संघ सूची में लिखी हुई थी, न ही राज्य सूची में लिखी हुई थी। ऐसी अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? गवर्नर को हैं जो दी गई। दोस्तों ये प्रश्न कौन से हैं? ये वही प्रश्न है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रांतों के मंत्री परिषद के सदस्यों को, प्रांतों में जो मंत्री परिषद थी, वैसे दोस्तों 1919 के अधिनियम में प्रांतों में क्या किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में है जो द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। परंतु दोस्तों 1935 के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसे है जो क्या कर दिया गया? उसे है जो प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त है जो करने की बात की गई। और ये फाइनली समाप्त कब हो गया था दोस्तों? ये है जो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को है जो ये समाप्त हो गया था। 1 अप्रैल 1935 से क्या हुआ? प्रांतों को है जो स्वायत्ता प्रदान है जो कर दी गई थी। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई तो प्रांतों में जो मंत्री परिषद थी उनके सदस्यों को है जो कैसे है जो सदस्यों को है जो नामित किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? सदस्यों को है जो गवर्नर द्वारा नामित किया जाता था। यहाँ पे बी विकल्प है जो सही हो जाता है। कौन सा? बी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधायिका में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान सीटों की संख्या कितनी थी? क्या पूछा है? संघीय विधायिका में अजमेर मेरवाड़ा को है जो कितने स्थान आवंटित किए गए? दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, कल क्या बताया था कि 1919 के अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में क्या हुआ था दोस्तों? द्विसदनात्मक, कैसी? द्विसदनात्मक है जो विधानमंडल का गठन किया गया था। कौन से 2 सदन थे? सदन थे आपके दोस्तों राज्य परिषद और क्या था दोस्तों? राज्य परिषद और विधानसभा। क्या ये दोस्तों 1935 में भी बरकरार रहे थे दोस्तों? बिल्कुल, 1935 में भी केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक ही रखा गया था। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल था। इसमें भी संघीय विधानसभा, ये जो विधानसभा है ना,
इसमें अजमेर को कितने स्थान हैं जो दिए गए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो 1935 के अधिनियम में क्या किया गया था, 1919 वाले में तो अपन ने देखा कि राज्य परिषद में सीटें कितनी थी, 60 थी। 1935 में इसे बढ़ाकर कितने कर दिया गया दोस्तों, इसे बढ़ा के 260 कर दिया गया। और यहाँ पे सीटें कितनी थी, 145 थी 1919 के तहत। और यहाँ पे बढ़ा के कितनी कर दी दोस्तों, यहाँ पे बढ़ा के 375 सीटें कर दी। इन 375 में से अजमेर के हिस्से कितनी सीटें आती थी दोस्तों, एक सीट है जो अजमेर को प्राप्त थी। तो यहाँ पे है जो क्या सही हो जाता है, बी विकल्प है जो सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में शामिल है। 1935 की विशेषताओं में क्या शामिल है और क्या नहीं है। प्रांतीय स्वायत्ता, बिल्कुल प्रांतीय स्वायत्ता है जो प्रदान की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, द्वैत शासन को, जो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन का स्थापना की गई थी, उसे समाप्त करके दोस्तों कब, 1 अप्रैल, कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1937 से जो प्रांतों में स्वायत्ता प्रदान कर दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना, क्या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों 1935 अधिनियम के तहत, बिल्कुल की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1 अक्टूबर, कब दोस्तों, 1 अक्टूबर 1937 को है जो 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्योंकि दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था और एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। और संघीय शासन प्रणाली में क्या जरूरी होता है दोस्तों, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी जरूरी है। तो इसी आशय को ध्यान में रखते हुए एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को है जो की गई थी। और इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां हो सकती थी, अपील है जो दोस्तों प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो यहाँ पे यह भी सही है, यह भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये तो अपन ने वार वार देख लिया। तो 1, 2, 3 सभी सही है, डी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा, डी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 12, कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, अपन को सुमेलित करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम और राज्य परिषद में आवंटित स्थानों का नाम। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, केंद्रीय जो विधानमंडल था, केंद्रीय जो विधानमंडल था कितने सदनों में था, 2 सदनों में था। कौन सा था, राज्य परिषद था और कौन सा था, राज्य परिषद और विधानसभा था। राज्य परिषद में सीटें कितनी थी, 260 थी और यहाँ पे कितनी थी, 375 थी। इन 260 का भी विभाजन इस प्रकार से था कि 104 तो क्या, कितनी दोस्तों, 104 तो है जो देशी रियासतों को दी गई और दोस्तों और कितनी, 156, कितनी, 156 है जो किसको दी गई, ब्रिटिश प्रांतों को है जो प्रदान की गई। कितनी, 156 ब्रिटिश प्रांतों को, 104 है जो देशी रियासतों को है जो सीट प्रदान की गई, किसमें, राज्य परिषद में। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि ये जो राज्य परिषद है इसमें जो 260 सीट थी उनमें से 156 सीट जो किसको प्राप्त थी, ब्रिटिश प्रांतों को प्राप्त थी। उनमें से किस प्रांत को कितनी सीटें हैं जो प्राप्त थी, यह प्रश्न है जो पूछा गया है दोस्तों। और यह प्रश्न दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर में आया था। बेहतरीन सवाल था, अच्छे हैं जो हिल गए थे इसमें, अच्छे से इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाया था। आप में से यदि कोई आंसर दे पाता है तो बहुत जबरदस्त बात होगी दोस्तों। तो अब है जो अपन यहाँ पे देखते हैं, मद्रास प्रांत को कितनी सीटें दी गई थी, तो मद्रास के हिस्से में 156 में से कितनी सीटें थी, मद्रास के हिस्से में है दोस्तों 20 सीटें थी। कितनी थी, 20 सीटें थी। मद्रास के साथ पश्चिमी बंगाल, मद्रास के साथ संयुक्त प्रांत को भी कितनी सीटें प्रदान की गई थी, 20-20 सीट हैं जो प्रदान की गई थी। अगला प्रांत कौन सा है, बॉम्बे प्रांत है। बॉम्बे को है जो कितनी सीटें मिली थी, 156 में से बॉम्बे को है जो दोस्तों 16 सीट हैं जो प्राप्त हुई थी। बॉम्बे के साथ दोस्तों पंजाब और बिहार को भी 16-16 सीटें हैं जो प्राप्त हुई थी दोस्तों। अब अगला कौन सा है, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत और बरार को कितनी, 8-8 सीटें हैं जो प्रदान की गई थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहो या फिर उड़ीसा कहो या फिर सिंध कहो, सभी को कितनी सीटें प्राप्त थी, 5-5 सीट हैं जो प्राप्त थी दोस्तों। तो यहाँ पे है जो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, 2 हो गया, फिर 3 हो गया,
2 हो गया, अच्छा 2 हो गया, अच्छा अच्छा एक सेकंड, यहां पे है जो इस प्रकार से हो जाएगा, 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद है जो क्या हो गया दोस्तों, 1 के बाद है जो 3 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया। तो ए विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा, ए विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि पॉलिटी में डीप से डीप फैक्ट है जो पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक खास बात बताऊं दोस्तों, ये प्रश्न कहां पे पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड के जीके वाले पेपर में पूछा गया। और दोस्तों इस राज व्यवस्था की बुक है ना, ये राज व्यवस्था की बुक जो सिखवाल पब्लिकेशन द्वारा आपके लिए तैयार की गई, इस बुक के अंदर इस प्रकार के सारे फैक्ट, इस प्रकार के सारे वो अंदरूनी फैक्ट जो आजकल आरपीएससी पूछती है, उसे है जो शामिल किया गया है। दोस्तों आज तक आया हुआ एक भी फैक्ट, आज तक विभिन्न एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों में जो भी बात पूछी गई, वो सारी की सारी बातें हैं जो दोस्तों इस बुक में है जो समाहित की गई हैं। लगभग 6-7 महीने की लगातार निरंतर और दिन रात एक करके मेहनत करके इस बुक को है जो तैयार किया गया है। यदि आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा चाहता है कि राज व्यवस्था में उसकी पकड़ मजबूत हो, आने वाली पीएसआई भर्ती परीक्षा में राज व्यवस्था से संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रश्न उसके सही हो, आरएएस में राज व्यवस्था के जो 25 एक प्रश्न आते हैं प्री में, वो सभी उसके सही होने चाहिए, या फिर किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में राज व्यवस्था में उसका हाथ है जो कभी तंग नहीं रहे, तो दोस्तों इस पुस्तक को है जो जरूर खरीद लीजिएगा, जरूर परचेज कर लीजिएगा। आपको निराशा है हाथ नहीं लगेगी, आगे बढ़ने में है जो दोस्तों ये पुस्तक आपकी हेल्प जरूर करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हो गया, अगला प्रश्न हो गया क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। चलिए करते हैं विचार। स्थानीय, प्रांतीय एवं संवर्ती सूची के रूप में शक्तियों का विभाजन किया गया। स्थानीय, प्रांतीय एवं संवर्ती सूची के रूप में है जो शक्तियों का विभाजन किया गया। स्थानीय, प्रांतीय और संवर्ती, स्थानीय की जगह संघीय होता तो यह ज्यादा सही होता दोस्तों। इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत? बिल्कुल की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1 अप्रैल, डेट लिख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में पूछी गई है। 1 अप्रैल 1935 को है जो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ हैं जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ हैं जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इस आरबीआई की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पे की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में है जो दोस्तों बताना। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की। ऑसबर्न स्मिथ है जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यदि भारतीय पूछा जाए, प्रथम भारतीय, तो सीडी देशमुख साहब हैं जो, कौन से दोस्तों? देशमुख साहब हैं जो इसके क्या थे? सीडी देशमुख साहब हैं जो इसके क्या थे दोस्तों? प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। इसका राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण है जो कर लिया गया। किसका? आरबीआई का। वर्तमान में इस आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष बोला था, उसकी जगह गवर्नर लेने का। तो वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास हैं जो इसके गवर्नर हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसने संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की। क्या संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के तहत की गई दोस्तों? तो दोस्तों यदि लोक सेवा आयोग की बात करें तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे और 1919 के अधिनियम के तहत है जो की गई थी। किसकी? लोक सेवा आयोग की, है ना, संघ लोक सेवा आयोग की। और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, मतलब 2 प्रांतों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करना, क्या यह प्रावधान 1935 में था दोस्तों? बिल्कुल था, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत 1919 अधिनियम के तहत गठित संघ लोक सेवा आयोग को पुनर्गठित है जो किया गया था। तो यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। और 11 में से क्या दोस्तों? 11
में से 7 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। अभी अपन बात कर रहे थे ना कि केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक था, तो क्या 1935 के अधिनियम के तहत 11 में से 7 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल था क्या दोस्तों? 7 में नहीं था। कितने में था? 6 में है जो द्विसदनात्मक था, 5 में है जो एक सदनात्मक विधानमंडल था दोस्तों, 7 में नहीं था। तो ये गलत हो जाता है। सही कौन कौन से हो गए दोस्तों? 1 सही हो गया, 2 सही हो गया, 3 सही हो गया। तो ए विकल्प है जो अपने यहाँ पे सही हो गया। कौन सा आंसर हो जाता है? ए आंसर है जो सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? अब केंद्र में द्वैत शासन की बात की जा रही है, तो केंद्र में द्वैत शासन कौन से अधिनियम के तहत आया? विकास जी हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। केंद्र में द्वैत शासन 1935 अधिनियम के तहत आया। भाई राज्यों में द्वैत शासन 1919 वाले अधिनियम के तहत आया। केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम के तहत आया। और 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? जो द्वैत शासन में अपन ने कल भी पढ़ा था, द्वैत शासन में क्या होता है? द्वैत शासन का जनक कौन है? लियोनास कार्टिस है जो द्वैत शासन के जनक है। 1935 के तहत राज्यों में द्वैत शासन था और 1919 के तहत राज्यों में द्वैत शासन था। 1935 के तहत केंद्र में जो द्वैत शासन स्थापित किया गया, इसमें भी क्या किया गया? केंद्रीय विषयों को आरक्षित विषय, कौन से दोस्तों? आरक्षित मतलब रिजर्व सब्जेक्ट, आरक्षित विषय और किसमें बांटा गया? आरक्षित विषय और है जो हस्तांतरित विषयों में है जो बांटा गया। किसमें? हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषय गवर्नर के अधीन थे, गवर्नर की कार्यकारिणी के अधीन थे। हस्तांतरित विषय हैं जो दोस्तों विधान परिषद, विधानसभा से चयनित आपके मंत्रियों के हैं जो अधीन रखे गए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर दे रहे हैं विकास जी, बिल्कुल करेक्ट है जो आंसर दे रहे हो दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15 लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से किसे कौन सा भारत सरकार अधिनियम, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? कौन सा? इनमें से कौन सा है जो 1935 अधिनियम के तहत स्थापित किया गया या फिर पुनर्गठित किया गया? तो कौन सा था? संघीय लोक सेवा आयोग क्या 1935 अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? स्थापित तो 1935 के तहत नहीं हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 के तहत हुआ था। ली आयोग की सिफारिश पे हुआ था। 1926 में है जो स्थापित किया गया था संघ लोक सेवा आयोग। परंतु 1935 अधिनियम के तहत क्या किया गया? इसका पुनर्गठन है जो किया गया। तो ये तो सही हो गया। संघीय न्यायालय अभी अपन ने पढ़ा था 1 अक्टूबर, कब दोस्तों? 1 अक्टूबर कब दोस्तों? 1 अक्टूबर 1935 को है जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके विरुद्ध अपील कहां की जा सकती थी? अपील है जो दोस्तों प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। ए विकल्प है जो यहां सही हो जाता है। कौन सा? ए विकल्प। हाँ, विकास जी का बिल्कुल सही आंसर आया। ये विकल्प हैं जो यहाँ सही हो जाते हैं। दोस्तों पीएसआई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और आने वाली कोई भी भर्ती जिसमें है जो दोस्तों राज व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं एग्जामों की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपन ने ये राज व्यवस्था पे सीरीज प्रारंभ की है। और दोस्तों रोज 7 बजे क्लास चलेगी। आप यदि कोई विद्यार्थी इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखता है, बाद में देखता है, तो उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि लाइव आने का प्रयास करिएगा, डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। आप यदि कोई प्रश्न पूछोगे तो उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और अच्छी से अच्छी क्वालिटी अध्ययन है जो अपन करने का प्रयास करेंगे। पीएसआई के एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न राज व्यवस्था वाला गलत नहीं होगा यदि आप इन क्लासों में नियमित रहते हो। तो दोस्तों रोज 7 बजे क्लास होगी। कल है जो दोस्तों अपन अपने पढ़ना प्रारंभ करेंगे संविधान सभा, जो आपके आरएएस में भी है। संविधान सभा से है जो पढ़ना प्रारंभ करेंगे, प्रश्न उत्तर के रूप में पढ़ेंगे। और साथ साथ में यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो सिखवाल एप्लीकेशन का क्या करना है, सिखवाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सिखवाल ऑनलाइन हब, उसको डाउनलोड कर लेना है। और वहां पे दोस्तों इसी बुक को, ये जो राज व्यवस्था की सिखवाल की बुक
है उसको आपने को खरीदना है, और उस बुक को हम क्या करेंगे, बिल्कुल बुक में जिस हिसाब से कंटेंट लिखा गया है उसी हिसाब से आसान भाषा में एकदम आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके इसी भाषा में अपन पढ़ाएंगे दोस्तों। आपको किसी और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक आपके लिए नोट्स के रूप में हो जाएगी और वीडियो लेक्चर हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो सिखवाल है जो आपके लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। अब है जो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे विदा लेने का वक्त है जो हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।